नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम श्रीकांत वर्मा की कविता हस्तक्षेप का अध्ययन करेंगे। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सरकार लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए होती है। कहने को तो सरकारें लोगों के लिए ही होती हैं, किंतु क्या यह वाकई सत्य है? इस बात के सत्यापन के लिए कभी-कभी व्यवस्था में हस्तक्षेप करना जरूरी होता है। इस कविता के जरिए कवि ने इसी तरफ इशारा किया है। यह कविता प्रतिरोध की कविता है। इसके विस्तारित अध्ययन से पहले हम कवि श्रीकांत वर्मा के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि श्रीकांत वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा यहीं शुरू हुई। इन्होंने सन 1956 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। इसके बाद एक पत्रकार के रूप में इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। इन्होंने श्रमिक, कृति, दिनमान और वर्णिका जैसे पत्र पत्रिकाओं से जुड़े और इन पत्र पत्रिकाओं से प्रशंसनीय कार्य किया। भटका मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर और मगध इनके चर्चित काव्य संग्रहों में से हैं। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य प्रकाशित महत्वपूर्ण रचनाओं में कहानी संग्रह, झाड़ी संवाद, उपन्यास दूसरी बार, आलोचना जिरह तथा यात्रा वृत्तांत, अपोलो का रथ आदि हैं। इनकी मृत्यु सन 1986 में हुई। अब आरंभ करते हैं कविता का विस्तार पूर्ण अध्ययन। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। इन पंक्तियों में बल्कि इस पूरी कविता में कवि ने मगध शब्द का प्रयोग तात्कालिक शासन और शासक वर्ग के लिए रूपक के तौर पर किया है। वे कहते हैं कि देश में शासक वर्ग ने वह स्थिति बना रखी है कि कोई छींकता भी नहीं है। लोगों को यह डर लगा रहता है कि उनके छींकने से देश की शांति भंग न हो जाए। दरअसल वे अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से तात्कालिक सरकार की तानाशाही को उजागर करते हैं। वे व्यंग्य का सहारा लेते हुए कहते हैं कि सरकार सभी को खामोश रखना चाहती है। वह यह नहीं चाहती कि उसके विरुद्ध कोई एक शब्द भी कहे और इस तरह से लोगों के दुखों पर खड़ी शांति बनी रहे। ऐसी स्थिति में छींकना भी तो देशद्रोह जैसा कार्य हो जाएगा। यदि इस छींक से तानाशाह की शांति भंग हो तो तानाशाह की शांति भंग करने वालों को दंडित किया जाएगा। इसी डर से कोई भी एक शब्द नहीं कहता। अब कविता की अगली पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी? क्या कहेंगे लोग? कवि पुनः कहते हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति इस डर से नहीं चीखता कि इससे कहीं देश की व्यवस्था न बिगड़ जाए। अब इसे ऐसे समझिए कि देश की व्यवस्था पूरी तरह से लचड़ हो चुकी है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन तानाशाह ने लोगों को छींकने से भी मना किया हुआ है। पड़ोसी देशों को अपने यहाँ की बेबसी नहीं दिखानी है। बाहर सभी को यही लग रहा है कि इस देश में शांति है, किंतु यह सत्य नहीं है। तात्कालिक सरकार नहीं चाहती कि कोई दर्द से चीखे, वरना उसकी आवाज, उसकी आर्तनाद देश के बाहर भी जा सकती है और बाहर के लोगों की नजर में हमारी व्यवस्था की सच्चाई आ सकती है। इससे तानाशाही सरकार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अतः कवि व्यंग करते हैं कि मगध में तो व्यवस्था रहनी ही चाहिए, यहाँ न रही तो कहाँ रहेगी? जब यहाँ ऐसी सरकार है, क्या कहेंगे लोग यदि यहाँ की व्यवस्था भंग हुई, अर्थात यहाँ के हालात सरेआम हुए? अब हम कविता की अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। लोगों का क्या? लोग तो ये भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। कवि कहते हैं कि लोगों का क्या है, वे तो कुछ भी कहते रहते हैं। वे तो आजकल यह भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। अर्थात लोग यहाँ की व्यवस्था और जन विरोधी कानूनों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वे कहते हैं कि यह देश अब कहने भर को ही देश है। अपने ढांचे के कारण यह देश कहला सकता है, किंतु यह रहने जैसा देश नहीं है।
यह देश इसलिए नहीं है कि यहाँ भय की वजह से कोई किसी को टोकता तक नहीं। कोई किसी को नहीं टोकता कि एक बार टोकने से मगध में इसका रिवाज न बन जाए और यह देश के तानाशाह को बुरा न लग जाए। अब हम कविता की अगली पंक्तियों की तरफ जाएंगे। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप, वैसे तो मगधनी वासियों कितना भी कतराओ तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। कवि बताते हैं कि एक बार यदि हस्तक्षेप शुरू हो जाए तो वह कहीं नहीं रुकता है। हस्तक्षेप किसी भी व्यवस्था के बीच अपना स्थान ढूंढ ही लेता है। वे कहते हैं कि देशवासियों, तुम कितना भी कतराओ और स्वयं को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने से बचो, किंतु फिर भी तुम हस्तक्षेप करने से बच नहीं सकते। जब पूरे नगर में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता तो नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा हस्तक्षेप करता है। वह यह प्रश्न करते हुए हस्तक्षेप करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। अतः प्रश्न करना बेहद जरूरी है। प्रश्न करने से हमें इस बात का आभास होता है कि हम और हमारी चेतना जीवित है। जीवन में कई स्थानों पर हमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह आभास कराया जाएगा कि प्रश्न करना हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। हमें प्रश्न करने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, किंतु फिर भी हमें प्रश्न करते रहना चाहिए, क्योंकि यह हस्तक्षेप के बड़े तरीकों में से एक है। तो यह था कविता हस्तक्षेप का विस्तारपूर्ण अध्ययन। पाठ को संक्षेप में समझने के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।